निर्देशांक हमें ज्ञात करना था। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। देखिए, परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। Find the coordinate of circumcenter। देखिए, कल मैंने परिकेंद्र आपको बताया था कि होता क्या है। परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज है, नाम है इसका ABC। BC का ये लंब समद्विभाजक है। ये रेखा क्या है? BC की लंब समद्विभाजक है। AC की ये लंब समद्विभाजक है। केवल दो लंब समद्विभाजक खींचने से ही परिकेंद्र का निर्माण हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये आपका परिकेंद्र है। क्लियर हो गया? कल भी क्लियर किया था, आज दोबारा से बता दे रहा हूं। तो परिकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र यानी कि सर्कमसेंटर कहलाता है। आइए अपने क्वेश्चन में आइए सीधे। आज CL समाप्त हो जाएगा, PS शुरू हो जाएगा आपका। परिकेंद्र, हाँ ये है 60 नंबर का क्वेश्चन है ना, 60। देखिए, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,1, B का कोऑर्डिनेट है 4,5 और C का कोऑर्डिनेट है 6,7। ध्यान दीजिएगा, ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र का कोऑर्डिनेट x, y है। ऐसा मान लिया ये O हो गया, ये D हो गया, ठीक है, ये O हो गया और ये E हो गया। सही है। अब देखिए, हम सबसे पहले पता करेंगे D का कोऑर्डिनेट, D का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4 + 6/2, 5 + 7/2। क्या हो जाएगा बताइए? ये हो गया 5, 6। सही है। ये D का निर्देशांक हमने पता किया। मध्य बिंदु वाले से ही पता चलेगा, श्योर है ना? मध्य बिंदु से पता चलेगा। अब उसके बाद E का निर्देशांक पता करिए। क्या हो जाएगा? 3 + 6/2 और क्या है 1 + 7/2। क्या हो जाएगा बच्चों? 4.5 और 4। ये हो गया E का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिए, हम BC का स्लोप पता करेंगे। BC का स्लोप यानी कि M पता किया जाएगा। इसको M1 बोल दीजिएगा। तो BC की प्रवणता क्या हो जाएगा बच्चों? प्रवणता का फॉर्मूला y2 - y1 बटा x2 - x1। तो क्या हो जाएगा? 7 - 5/, इसको M1 बोल देना। क्या होगा बताइए? 7 - 5 और बाई 7 - 5 बताइए 6 - 4 कितना? 1 आ रहा है, 1 आ गया। अब उसके बाद हम OD की, OD दिखाई दे रहा है ना? ये OD, ये रेखा है, इसकी प्रवणता निकालेंगे। M2, ये क्या आएगा? OD, हाँ D का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 5,6। यह आ जाएगा 6 - y अपॉन में क्या? 5 - x। बच्चों हम जानते हैं कि आपका OD परपेंडिकुलर टू क्या है? BC है। दिखाई दे रहा है? OD परपेंडिकुलर टू BC है कि नहीं?
तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। ये सवाल अगर एक पेपर में आ गया तो बहुत समय बर्बाद होगा। आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी केंद्रक पूछा गया है, इसलिए हम अंतः केंद्र भी करवा देते हैं। अंतः केंद्र मान लीजिए पूछा जा सकता है, इसके पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन है तो आसान ना, कोई फॉर्मूला तो है नहीं इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परिकेंद्र की डेफिनेशन पता है तो आप परिकेंद्र का निर्देशांक भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। प्रवणता वाला रूप उठाकर दो यहां बीसी की प्रवणता निकालिए और ओडी की प्रवणता निकालिए, दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। लिखते हैं यहां पर, यहां m1 की वैल्यू 1 गुणे 6 - y बाई 5 - x कितना हो जाएगा? -1 के। बच्चों एक इक्वेशन बनेगा, वो बता दीजिए क्या है? x प्लस y बराबर 11, समीकरण 1 बन रहा है कि नहीं? देख लीजिए, ये बना। आज सीएल की आखिरी क्लास है, वो हमने ग्राफ वाले जो क्वेश्चन छोड़े थे सब हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? सारे तो मैं करवा ही दिया था। मैं गलतफहमी में छोड़ दिया था उसको। कारण क्या था? मुझे लगा कि वो पीएस वाले क्वेश्चन है, उसमें पहले मैं पीएस वाले क्वेश्चन सीएल में कराता था, तो दिमाग से ये बात उतर गई हमारे, जबकि वो सब मैं करवा चुका हूं आपको, सारे के सारे क्लास में ही करवाया हूं। तो आप अपना बना सकते हैं फिगर। तो एक हमने ग्राफ वाला जो छोड़ा था, खुद से फिगर बना लीजिए, ठीक है? हो गया होगा आप लोगों का। तो बच्चों ये एक इक्वेशन बना, x + y = 11। एक समीकरण और चाहिए, क्योंकि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये सॉल्व करने के लिए एक समीकरण और चाहिए। तो इसको ले लीजिए, या इधर से लंब डाल के इसको भी ले सकते हैं, हम ले नहीं रहे, हम इसी से काम चला लेंगे। आइए मिटा दें, अब मिटाना चाहते हैं हम, इसको मिटा दें। अब आइए लिखिए, AC की प्रवणता m3 ये क्या हो जाएगी? 7 - 1 बाई क्या हो जाएगा? 6 - 3 कितना आ रहा है बच्चों? 7 - 1 बाई 6 - 3 कितना आ गया? 2। और फिर OE की प्रवणता, ये AC है, OE की प्रवणता m4 हो जाएगा। और m4 की वैल्यू क्या आएगी? E का कोऑर्डिनेट क्या था? 4.5 और कॉमा 4 था शायद। E का कोऑर्डिनेट यही था ना, 4.5, 4। चलिए, तो क्या हो जाएगा बताइएगा? 4 - y अब बाई 4.5 - x। आप जानते हैं कि OE लंब है किस पर? AC पर। तो क्या हो जाएगा? m3 इंटू m4 इज इक्वल टू -1। रखिए वैल्यू 2 इंटू 4 - y बाई 4.5 - x इज इक्वल टू -1। हल करके समीकरण बनाइए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 12.5, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से x बराबर क्या आ रहा है और y बराबर क्या आ रहा है, ये दोनों बता दीजिए। x बराबर क्या आया और y बराबर क्या आया, हल करके आप ही बताइए। x बराबर आ रहा है 9.5, y बराबर आ रहा है 1.5। तो आपका परिकेंद्र का निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का निर्देशांक हो गया 9.5, 1.5। मिला लीजिए, यही आ रहा है कि नहीं? हर एक बच्चा मिला ले, x और y का मान यही आ रहा है कि नहीं? ये तरीका है आपका परिकेंद्र का निर्देशांक निकालने का। एक लेंदी प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं है इसका कोई, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। कई लोगों को हवा नहीं लगी होगी, कई लोग तो पहले परिकेंद्र नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है परिकेंद्र। कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि परिकेंद्र क्या है? हाथ उठाइए।
इतने ज्ञानी तो नहीं है आप लोग। बताइए बच्चों, इंग्लिश की क्लास आप लोग की चल रही थी, क्या नाम है वो ले रहे थे पीछे जिनकी फोटो लगी है, क्या नाम है उनका, आर के सर। वो चले गए फिर से बनारस, बैक टू वाराणसी हो गए। तो सोच रहा हूँ क्रिस्टोफर सर, मुखर्जी नगर स्टार्ट हो गया है, तो सोच रहा हूँ क्रिस्टोफर सर वाली क्लास स्टार्ट करा दूँ आप लोगों की लाइव। तो लेकिन टाइम वो 11 बजे दे पाएंगे, तो करवाते हैं स्टार्ट 11 बजे से, ठीक। बीच में 1 घंटे का समय बचेगा तो ऑनलाइन एसटी शुरू हो जाएगी, तो अपना एसटी दे लिया करिएगा बैठ के, ठीक है। अलग अलग एग्जाम के लैब खुला रहेगा उस समय। तो स्टार्ट करा दे रहा हूँ 24 तारीख से, ठीक है। आज डेट क्या है? हाँ, तो 24 से उनका बैच है मुखर्जी नगर में, तो उसी को लाइव करवा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लास उनकी कवर करके कर सकते हैं। क्या है, क्या कह रहे हैं? फीस अब वही बताएंगे क्या होगा, ठीक है। फीस जितना वो बताएंगे कुछ कम करवा देंगे और चलिए। उनके कंटेंट का बहुत ज़्यादा कंटेंट देते हैं, बुक हमारे ख्याल से कितनी किताबें, 10-12 किताबें देते हैं। हाँ नहीं, कई पार्ट में है, कई सारी किताबें उनके एक ही। तो कंटेंट का ही रेट उनका करीब 2000 के आसपास पड़ जाता है, जो कंटेंट इंग्लिश में देते हैं। चलिए, तो इसलिए फीस मानते चलिए 5000 प्लस तो रहेगी ही, 5000-6000 के आसपास रहेगी। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, करवाऊं दोबारा? ये आ गया है ना 9.5 और 1.5, यही आया है कि दोबारा एक बार बताऊं? बताइए। कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि परिकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र होता है। मान लिया ये लंब समद्विभाजक है ओडी और ओई, कहां पर मिले हैं? ओ पर मिले हैं। ओ ही परिकेंद्र है, इसका कोऑर्डिनेट x, y मान लीजिए। आपको ये 100% श्योर होगा कि डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक निकल आएगा मध्य बिंदु वाले पैटर्न पे आ जाएगा। आपको यह भी पता है कि ये जो ई है एसी का मध्य बिंदु है, आ रहा है समझ में? ई किसका मध्य बिंदु है? एसी का, तो ई का भी निर्देशांक पता चल जाएगा। बीसी की प्रवणता निकालिए, ओडी की प्रवणता निकालिए, दोनों को गुणा करेंगे तो -1 के बराबर होगा। फिर एसी की प्रवणता निकालिए और ओई की प्रवणता निकालिए, दोनों का गुणा करेंगे तो वो भी -1 के बराबर होगा। 2 समीकरण बनेंगे आपके एक्स वाई में, हल करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू 9.5 और वाई की वैल्यू आ रही है 1.5। ये आपका आंसर होगा। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा आपका कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, लंब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। लंब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। सही है, देखिए लिख लेते हैं इंग्लिश में, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। यह है आपका, ध्यान से देखिएगा। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र की इंग्लिश होती है ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र को शीर्ष लंब केंद्र भी कहते हैं, एक ही बात होती है। लंब केंद्र बोलिए त्रिभुज का, या शीर्ष लंब केंद्र बोलिए, एक ही चीज होती है। इंग्लिश उसकी ऑर्थो सेंटर होती है। तो देखिए शीर्ष लंब क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, ए है, बी है और ये क्या है? सी है। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। ये लंब केंद्र से अलग है। लंब केंद्र में भुजाओं का लंब समद्विभाजक लिया जाता है। हो सकता हो ये शीर्ष से ना जा रहा हो। आया समझ में? यहां क्या है?
सॉरी परिकेंद्र में, परिकेंद्र में क्या लिया जाता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक लिया जाता है। हो सकता हो ये शीर्ष से ना जा रहा हो, आया समझ में? लेकिन शीर्ष लंब केंद्र या लंब केंद्र में क्या होता है? शीर्ष लंब ही लिए जाते हैं। लंब केंद्र या शीर्ष लंब केंद्र में क्या लिया जाता है? शीर्ष लंब को ही उठाया जाता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचिए, ये शीर्ष लंब हो गया। एक शीर्ष लंब खींचा, फिर यहां से दूसरा शीर्ष लंब खींचा, यहां से तीसरा भी खींच सकते हैं। शीर्ष लंब जहां पर मिलेंगे, जहां पर काटेंगे, वहीं पर बनता है शीर्ष लंब केंद्र। वहीं क्या बनता है? ऑर्थो सेंटर। आ गया समझ में? यही ऑर्थो सेंटर है। ओ ही क्या है? ऑर्थो सेंटर है। वो आपका क्या है? ऑर्थो सेंटर। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ, कोई डाउट तो नहीं? फिर से सुन लीजिएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मतलब शीर्षलंब होता है, एल्टीट्यूड मतलब शीर्षलंब, इंग्लिश में इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। मान लिया ये एडी हो गया और ये बीई हो गया। ये एडी और बीई दो एल्टीट्यूड खींचे गए हैं, एल्टीट्यूड यानी कि हिंदी में शीर्षलंब। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। शीर्ष लंबों का कटान बिंदु शीर्षलंब केंद्र कहलाता है। सब ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से डिटेल में, आया समझ में? मान लिया इसका कोऑर्डिनेट पता करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 61। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,5 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,7। ओ का कोऑर्डिनेट मान लिया क्या हो गया? बताइए, x, y। अब देखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। पिछले सवाल की तरह ही करेंगे, लेकिन उसमें D और E क्या थे? मध्य बिंदु थे। यहां पर D और E मध्य बिंदु नहीं है, तो मध्य बिंदु निकालने की आवश्यकता भी नहीं है और ना ही इनका निर्देशांक हमको चाहिए। हाँ, पैटर्न हमारा वही होगा। हम BC की प्रवणता निकाल सकते हैं। क्या हम AD की प्रवणता निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। 100% निकाल सकते हैं। AD की प्रवणता कैसे निकलेगी? दो बिंदु नहीं है क्या AD पर? एक आपका 3,1 है और एक x, y है। देखिए ध्यान से, हम BC की प्रवणता निकालना चाहें तो एक बार में आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से आ जाएगा। अगर हम AD की प्रवणता निकालना चाहें तो D के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। AD पर हम देख रहे हैं कि दो बिंदु है, एक आपका 3,1 है और एक x, y है, तो हम यहां से AD की भी प्रवणता निकाल सकते हैं। हमको D की आवश्यकता यहां नहीं है। परिकेंद्र वाले में थी लेकिन यहां नहीं है। AD आपका एक शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है, तो इस पे दो बिंदु चाहिए प्रवणता निकालने के लिए, तो दो बिंदु दिए गए हैं। ग्रेडियंट निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए दो बिंदु चाहिए। एक पॉइंट हो गया 3,1 और एक पॉइंट हो गया आपका x, y। तो हम इन दोनों की प्रवणता निकालेंगे, BC का और AD का। चूंकि ये दोनों लंब है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। फिर हम AC की प्रवणता निकालेंगे और B की प्रवणता निकालेंगे। B की भी निकल आएगी क्योंकि दो बिंदु दिए गए हैं, एक 4,5 है और एक x, y है, B पर है, तो B की भी प्रवणता आ जाएगी और AC की भी प्रवणता आ गई। इनकी भी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। दो समीकरण मिल जाएंगे x और y में, वो हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? कठिन लग रहा होगा कई लोगों को, लेकिन कठिन है नहीं। जो इंटर तक मैथ पढ़े होंगे उनको तो हवा हवाई लग रहा होगा। क्या करना ही क्या है इसमें? BC की प्रवणता निकालनी है और AD की प्रवणता निकालनी है। दोनों का गुणनफल -1 आएगा क्योंकि BC पर लंब है AD। उसी प्रकार से AC की प्रवणता निकालनी है और BE की प्रवणता निकालनी है। BE भी लंब है AC पर, तो यहां भी प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो चलिए ध्यान से देखिए, निकालते हैं हम जरा BC की प्रवणता। M1 क्या हो जाएगा बोलिएगा? 7 - 5 और बाई 6 - 4 कितना? एक आ रहा है, आ रहा है एक। अब AD की प्रवणता निकालिए। BC है ना बच्चों, ये AD की प्रवणता क्या हो जाएगा बताइएगा? y - 1 अपॉन में x - 3, ये है M2। आप जानते हैं कि आपका AD
लंब है किस पर? बीसी पर। एडी लंब है बीसी पर, तो क्या हो जाएगा? M1 गुणे M2 बराबर क्या? -1। M1 हो जाएगा 1 गुणे y-1 अपॉन x-3 इज इक्वल टू -1। समीकरण बताइए हल करके क्या आ रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण 1 है। सबका आ गया? ये बीसी की प्रवणता और एडी की प्रवणता निकाल कर काम चला लिया हमने। आ रहा है बच्चों सबको समझ में? ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी करा रहा हूं मैं इसको। ना कराऊं तो आपको लगेगा कि अधूरा पढ़ा दिया हमने, 10 जगह आप चिल्लाएंगे, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। चलिए देखिए, आप एक बार अपने कंटेंट अन्य जगहों से मिला लिया करिए, ठीक है? इससे आपको भरोसा हो जाएगा कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है आपका एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए, ठीक है? अन्य जगहों से एक बार जरूर मिला लिया करिए, मेथड्स मिला लिया करिए, कंटेंट मिला लिया करिए, कहीं भी, कहीं के भी शीट से, नोट से, किसी भी टीचर से मिलाइए अवश्य। तो इससे आपको जानकारी स्वयं से हो जाएगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त पढ़ाया जा रहा है आपको। पढ़ाई की तुलना में जो आपने फीस दी है वो कम है, आपको ये एहसास हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हो गया बच्चों ये? अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? एसी की प्रवणता। आप लोग फाउंडेशन बैच के लिए काम कर नहीं रहे हैं बच्चों? इस समय कर रहे हैं, गुड। चलिए देखिए, एसी की प्रवणता क्या हो जाएगी? लड्डू भी प्राप्त होगा आप लोगों को। देखिए एसी की प्रवणता हो गई क्या बताइए? 7 - 1 अब बाई 6 - 3 कितना? 2 आ रहा है। और फिर बीई की प्रवणता M4 क्या हो जाएगा बताइएगा? y-5/x-4। अब आप जानते हैं कि BE परपेंडिकुलर टू क्या है? AC है, तो M2 इंटू, सॉरी M2 नहीं है, M3 है ना, M3 इंटू M4 इज इक्वल टू -1। वैल्यू रखिए, 2 इंटू y-5/x-4 इज इक्वल टू क्या? -1। तो समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या आएगा? x बराबर -6 और y बराबर 10 आ गया। यही है बच्चे कोऑर्डिनेट किसका? ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 10। यह आपका आंसर है। समझ में आ गया? लेंदी है लेकिन आ गया। अब टाइप 17 और यह आखिरी टाइप है आज का। इतने पर क्लास भी आपकी सीएल वाली समाप्त, पीएस शुरू हो जाएगा। बच्चों सुनिए, एक समस्या क्या है, जैसे मैं क्लास से निकलता रहता हूं, आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता, तो कुछ लोग बुरा मानते होंगे। ऐसा नहीं है, देखिए वहां मैंने एक्सपर्ट लगा रखे हैं अपना ही काम करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है ना, ब्रेक के बाद फिर आना होता है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है मुझे। तो अगर क्वेश्चन बताने लगेंगे तो ब्रेक का सारा समय चला जाता है, इसलिए मैंने एक्सपर्ट रखे हैं। अशफाक सर है, अमित सर है, स्वामी विवेकानंद हैं, और फिर उसके बाद सर्वेश्वर पांडे हैं, ठीक है, कई लोग हैं आपको क्वेश्चन बताने के लिए। अगर वो नहीं, एक एक्सपर्ट नहीं बताते हैं, होता है कभी कभी एक एक्सपर्ट नहीं बताते, तो दूसरे एक्सपर्ट से पूछिए, ठीक है। वैसे मैंने उन लोगों को कह रखा है कि कोई सवाल ना लगे तो उसे मेरे पास जरूर लाइए, ठीक है, कि मैं लगा के दूं तो अगले दिन आप बच्चों को बताएं। आगे देखिए, टाइप 17 मिटा दूं इसको। कई लोग तो आधे मन से इसको पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। कितने लोग सीख गए? वो हाथ उठाए,
सीखने वाले भी काफी सारे लोग हैं, गुड। चलिए आ जाइए टाइप 17 में। रेखा का समीकरण लंब रूप, इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा फॉर्म? परपेंडिकुलर फॉर्म। देखिए रेखा का समीकरण है लंब रूप, क्या है इसमें? ये y अक्ष, ये x अक्ष, ये रेखा हो गई, इसी का समीकरण चाहिए। तो देखिए मूल बिंदु से इस पर एक लंब पड़ा है और इस लंब की माप क्या है? p। और ये लंब जो है धन x अक्ष की दिशा से अल्फा कोण बना रहा है। ये जो लंब है धन x अक्ष की दिशा से अल्फा कोण बना रहा है। सही है, आ गई बात समझ में? तो फॉर्मेट क्या होता है यहां पर? x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। सही है। इक्वेशन बच्चों क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए अब क्वेश्चन है आपका टाइप 17। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 13 मात्रक की दूरी पर हो और मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब का धन x अक्ष से झुकाव tan इनवर्स 5/12 हो। क्वेश्चन लगाइए तेजी से, देखिए कौन क्वेश्चन लगा पाता है। तेजी से क्वेश्चन लगाइए।
क्या हो गया, थोड़ा साइड में हुई है। ये लीजिए, चलिए लग गया क्वेश्चन। तो ये रेखा का समीकरण लंब रूप था आपका, परपेंडिकुलर फॉर्म। देख रहे हैं कि मूल बिंदु से एक लंब पड़ा हुआ है, लंब पड़ा हुआ है, उसकी माप क्या है, P है। लंब की माप जो है वो P है। तो ये फॉर्मूला हो गया x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। क्वेश्चन मैंने आपको एक करने के लिए दिया है, लाइए करवा दूं। कर लिया, वेरी गुड। देखिए उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ P क्या है, लंब की माप है, लिख लीजिएगा हिंदी में। मूल बिंदु से रेखा पर पड़े लंब की माप है बच्चों। अल्फा कोण दिखाई दे रहा है, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं। अल्फा क्या है, इस लंब का धन एक्स अक्ष की दिशा से बना हुआ कोण है। कोई डाउट तो नहीं, इसका मुंह किधर है, राइट डायरेक्शन में है, तो हमेशा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 2 ही क्वेश्चन कराने हैं हमें, 4 क्वेश्चन में 2 ही कराऊंगा। देखिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 13 मात्रक की दूरी पर है। 13 मात्रक की दूरी पर है, यानी कि P बराबर क्या है, 13 है, ये 90 डिग्री। और खींचे गए लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव जो है tan इनवर्स, यानी कि जो थीटा का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है, थीटा नहीं अल्फा, tan इनवर्स 5/12 दिया हुआ है, ये है अल्फा। तो जो समीकरण है वो क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P होता है। P का मान क्लियर है, बस हमें cos अल्फा और sin अल्फा का मान चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो देखिए बच्चों क्या होगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। तुरंत ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से मेंटेन करेंगे। ये अल्फा ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार, तो ये कर्ण कितना आएगा, 13 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे इसलिए नहीं समझ पाएंगे, बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा इसका 12, कर्ण क्या हो जाएगा 13। साइन अल्फा चाहिए, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो 5/13। अब चाहिए फॉर्मूला क्या था हमारा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या था P। इसी में मान रखिए x इंटू 12/13 प्लस y इंटू 5/13 इज इक्वल टू P। P की वैल्यू क्या है 13, तो 12x प्लस 5y बराबर 169। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। समझ में ना आया तो बोलिए क्या, नहीं ये अलग है, ये अलग है बाबू। ये अल्फा के लिए जो भी यहां कोण है उसके लिए tan का मान दे रखा है, tan में मान दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12 है। तो tan अल्फा बराबर 5/12 होगा। तो हमको cos अल्फा और sin अल्फा की जरूरत है, तो इस फिगर को हमको देखना ही नहीं है। यहां से हम ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से cos अल्फा निकालेंगे। इस कोण के लिए cos क्या होगा और इसी कोण के लिए sin क्या होगा वो निकालेंगे। तो इसके लिए अलग से ट्रायंगल मेंटेन करना पड़ता है हमको। इस ट्रायंगल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर यहां आ गया होता tan अल्फा बराबर, मान लिया अल्फा बराबर आ जाता 30 डिग्री, ये होता कितना 1/√3। तो tan अल्फा बराबर 1/√3 आ जाता, तो tan 30 होता, तो tan 30 मतलब अल्फा बराबर 30 आ गया, तो cos अल्फा बराबर √3/2 हो जाता और sin अल्फा बराबर 1/2 हो जाता। वो डायरेक्ट एंगल की वैल्यू हमको पता रहती, हम फटाफट बता लेते। जब यहां पर ये नहीं पता कि इसमें कोण क्या है, तो फिर इसको ट्रिग्नोमेट्री के सहारे कैसे मेंटेन करना पड़ता है, एक समकोण त्रिभुज बनाकर वहां से cos अल्फा और sin अल्फा निकालना पड़ता है। ये एक अलग पार्ट हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो गया कि tan अल्फा दिया हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है। tan अल्फा दिया हुआ है, यहां से हम cos अल्फा और sin अल्फा निकाल लें, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आया समझ में। जैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है।
भाई 30 पे अलग अलग वैल्यू हो रही है कि नहीं। उसी तरह से यहां पर tan अल्फा की वैल्यू 5/12 है, तो इसी से रिलेट होके cos अल्फा भी आएगा और इसी से रिलेट होके sin अल्फा भी आएगा। ये एक अलग पार्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। जो ये टी रेशियो 6 होते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो किसमें रिलेशन दिखाते हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोण में रिलेशन दिखाते हैं, रेशियो दिखाते हैं। आया समझ में? इसलिए समकोण त्रिभुज यहां बनाया जाता है। पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री आप, तो तब तो जानते हैं आप ये चीज। नहीं 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 नहीं, अल्फा वाला वो सिस्टम हमारा अलग है। क्या वो, लेकिन इससे अलग से नहीं निकाल सकते। मैंने क्या बोला? 30 tan 30 होता, वैल्यू 1/√3 होती। नहीं नहीं, tan अल्फा लिया है ना हमने, अल्फा कोण है, उसके साथ हम सेक अल्फा भी तो ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है? देखिए इसमें अगर हम 30 ले लें बाबू, 45 ले लें, 60 ले लें, कुछ भी ले लें, तो हमारा सिस्टम क्या बनेगा बताइए? उसके हिसाब से एंगल नहीं निकल के आएगा। ये ट्रायंगल अलग है, ये चीज अलग है। आया समझ में? इससे मतलब नहीं है यहां पर। क्लियर है? ये अलग सिस्टम है, आप लोग इससे मत रिलेट करिएगा इसको। हम तो बस ट्रिग्नोमेट्री लगाए हैं कि tan अल्फा बराबर 5/12 दिया हुआ है, हमको साइन अल्फा निकालना है और कॉस अल्फा निकालना है, तो इसी से निकालेंगे हम। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये अलग है। ठीक, बच्चा कह रहा है इसी से रिलेट हो रहा है, इससे रिलेट हो रहा है तो इसमें फिगर अलग आएगा ना आपका। हो गया? आइए लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप 8 इकाई हो और यह लंब धन एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाए, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे। आ रहा है कि नहीं समझ में? आप बताइए, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप ओल्ड हैं, समझ रही हैं ये सब क्या हो रहा है? चलिए तो ठीक है, फिर चलिए आ जाइए। 64 भी देख लीजिए। यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप 5 इकाई हो और यह लंब धन एक्स अक्ष की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाए, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। p का मान दिया ही है, अल्फा दिया ही है, निकाल लेंगे। आइए 65 और लास्ट क्वेश्चन। सर्वेश्वर पांडे को बुला दीजिए। 65। यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप, ये देखिए मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप p बराबर 10 इकाई है और यह लंब धन एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बनाता है? 135 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये 135 तो बनेगा नहीं आपका, आ रहा है समझ में? उल्टा बनाना पड़ेगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे क्या है? p बराबर 10 और अल्फा बराबर 135। आ गया समझ में? अल्फा बराबर क्या हो गया? 135। फिगर इस तरीके से हो जाएगा, ये आ रहा है समझ में? ये 135 डिग्री हो गया, जरूरत भी नहीं है बनाने की। अब सुनिए, तो रेखा का समीकरण, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। तो x cos 135 प्लस y sin 135 इज इक्वल टू p की वैल्यू 10 है। 90 प्लस 45 होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में कूद गया तो वहां पर साइन 45 माइनस में आएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45 प्लस ये देखिए y इंटू 90 प्लस 45, तो ये cos 45 ही आएगा, सही है, इक्वल टू 10। वैल्यू रख दीजिए x इंटू माइनस 1/√2 प्लस y इंटू क्या 1/√2 इज इक्वल टू 10। तो यह आएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10√2। यही है आंसर। हो गया? देखिए अशफाक सर भी उपलब्ध हैं आजकल आपको क्वेश्चन बताने के लिए। सर्वेश्वर पांडे जी हैं, वो विवेकानंद जी आए हैं कि नहीं? विवेकानंद, देखिए विवेकानंद जी भी हैं क्वेश्चन बताने के लिए, अमित सर भी हैं, कई सारे लोग हैं क्वेश्चन बताने के लिए बाहर। पूछिए क्वेश्चन लगातार, ठीक है? मैंने अपना ही काम आसान करने के लिए अपनी ही जिम्मेदारी दूसरों को दी हुई है, ठीक है, कि बच्चों को मेरे कोई प्रॉब्लम ना हो।
निपट गया बच्चों, ये पूरा सीएल हो गया। अब हम लोग को और अच्छे अच्छे सवाल किस में मिलेंगे? पीएस में। तो आज हम सीएल तक ही रहना चाहेंगे, पीएस आप लोग यहीं बैठ के लगाएंगे, इसलिए सर्वेश्वर पांडे सर को बुला दिया गया है। 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लगाइए आप यहीं। हो गया है? कितने लोग लगा चुके हैं? तो उसके आगे लगाइए, ठीक है। सर्वेश्वर पांडे जी खड़े रहिएगा यहीं, बच्चे लगाएंगे 1 से 14 तक क्वेश्चन। लगाइए लगाइए, अभी मैं देख रहा हूं मैं, करिए फटाफट करिए। लीवोलन वाले और तेलियरगंज वाले समझ में सब आया होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लंब रूप वाला तो बहुत आसान था, इसमें तो कोई विशेष बात ही नहीं है, कोई टेक्निकल काम नहीं था। तो मैं 24 तारीख से क्रिस्टोफर सर वाली इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करा दे रहा हूं 11 बजे। डेमो ले लीजिएगा आप लोग, जिनको करना होगा वो कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे फाउंडेशन बैच में सहयोग की उम्मीद है आप लोगों से, और सहयोग, उतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। कितने लोग सहयोग कर चुके हैं अभी फाउंडेशन बैच में? हाथ उठाएं। गुड, वेरी गुड। बहुत कम बच्चों ने सहयोग किया, लेकिन आप मुझे लगता है 2 एडमिशन करा चुकी हैं आप। और सहयोग चाहिए, लड्डू खिलाएंगे तब लड्डू वो तो मिलेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है। ज्यादा बस बाबू जल्दी, बस थोड़ी बस, मतलब हमारे पास समय एकदम इस समय मिल नहीं पा रहा, जान ही रहे लगातार सुबह से शाम तक क्लास है हमारी, बस कराते हैं। शनिवार तक मुझे लगता है हो जाएगा। मैं परमानंद सर को काम दे देता हूँ या अमित सर को, किसी को काम देता हूँ इसके लिए। करिए, क्वेश्चन लगाइए। तेलियरगंज वालों किसी से बात कराई हमारी भाई, बहुत दिन हो गया बात किए, बात करवाइए। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया है, आप कैसे हैं? चलिए, वेरी गुड। क्या नाम है भाई आपका? बड़ा प्यारा बच्चा है भाई, क्या नाम है? संदीप। संदीप, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? बढ़िया रहने से काम नहीं होगा, पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए। कैसी पढ़ाई चल रही संदीप? चल रही है। क्या टारगेट है आपका? टारगेट क्या है आपका? हाँ, क्या है? टीचिंग? इतना घटिया काम? इससे घटिया मैं तो एक्सीडेंटली टीचर बन गया बच्चों, मेरा कोई विचार थोड़ी था। फंसता गया फंसता गया फंसता गया, ये काम ऐसा है कि आदमी निकल नहीं पाया। और चूंकि पैसा इतनी बुरी चीज है कि ज्यादा देख लेता आदमी, कहता चलो यही ठीक है, ठीक है। तो हर बुराई की जड़ तो पैसा ही है, लेकिन इसमें सुकून नहीं है, आराम नहीं है, ठीक है। तो ये काम तो सोचिएगा ही नहीं संदीप, ये मेरी सलाह है आपको। तो पहले नौकरी निकालिए, उसके बाद जो कुछ करना होगा करिएगा, मतलब ये कभी अफसोस ना रहे कि नहीं जॉब नहीं निकाले हैं आप। तो संदीप, हमारी सलाह आपको ये है कि आप टीचिंग के बारे में अभी कोई विचार मत बनाइए, आप मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ टारगेट करिए सीजीएल को, सीएचएसएल को, स्टेट लेवल की वैकेंसी को, और 2021 में कोई ना कोई जॉब ले लीजिए। उसके बाद तो बहुत रास्ते खुले हैं, ठीक है। टीचिंग कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, कौन सा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं आप, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है, आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप 10 साल बाद भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपना कीमती समय अभी मत बर्बाद करिए। गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा नहीं लगेगा तो लोग बाद में क्या करेंगे, मतलब नीची दृष्टि से देखेंगे कि अरे ये तो खुद सिलेक्ट हो नहीं पाए और हम लोग को सिलेक्ट कराने चले हैं। ये अलग बात है कि टीचर का सिलेक्ट होना ना होना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता टीचिंग में, लेकिन फिर भी आजकल का ये फैशन है बच्चे, अब फैशन के साथ आपको चलना है ना, ओल्ड फैशन होके नहीं चलना। आजकल सारे टीचर सिलेक्टेड होते हैं, तो आप भी पहले सिलेक्ट हो लीजिए, उसके बाद आप आराम से पढ़ाने का काम करिएगा, वो अलग आपका विषय होगा। संदीप, चलिए बहुत बढ़िया, संदीप को लग रहा समझ में आ गया। संदीप आ गया ना सब समझ में हमारी बात? गुड गुड गुड। और किसी से बात करा भाई? हमें कमेंट भी पढ़वा दीजिए लीबोलन वाले।
आप लोग क्वेश्चन लगाए, आप लोग सोचे हम चले जाएंगे क्या, कि धीरे धीरे आप लोग निकल लेंगे। फाउंडेशन, विजय जायसवाल, जो एक्सपर्ट खड़े हैं उनसे मैंने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, फाउंडेशन बैच में थे। चलिए बहुत बढ़िया। मतलब सर्वेश्वर पांडे, देखिए आपका स्टूडेंट यहाँ लीवोलन पे है, लाइव क्लास कर रहा है। सोना कुमारी कह रही सर समझ में नहीं आया। कौन सा क्वेश्चन नहीं आया भाई, कौन सा नहीं आया इनको? लंब परपेंडिकुलर फॉर्म वाला नहीं समझ में आया क्या? कमेंट करिए, फिर से समझा दूं दोबारा। कमेंट करिए। सर ऑफिस वाले नंबर पर सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई रिसीव नहीं कर रहा है। अमित पांडे, स्टाफ 9 बजे आते हैं बाबू, 10 बजे, 9-10 बजे ही फोन किया करिए आप लोग। सत्यम कुमार अग्रहरी कह रहे हैं सर बहुत अच्छे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। मोनू कह रहे हैं टिग्नोमेट्री कब चलेगा? बस इसी के बाद टिग्नोमेट्री चलने वाला है। अब हमारे ख्याल से 2-4 दिन का और सीएल रह गया है। जैसे ये कंप्लीट हुआ, सीएल नहीं पीएस, वैसे ही आपका टिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। नवाज हैदर की एक प्रॉब्लम है, सुन लीजिए आप। इन्होंने कमेंट करा है कि रीजनिंग की क्लास डिलीट हो गई है, अभी कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इनकी समस्या दूर कराइए, फोटो क्लिक कर लीजिए, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करिए, हो जाएगा। सर मेंसुरेशन पढ़ना है, इसके बाद मेंसुरेशन विजय नहीं चलेगा, इसके बाद टिग्नोमेट्री चलेगी। मेंसुरेशन आपके 11:30 बजे वाले बैच में स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों में से जो बच्चे मेंसुरेशन भी पढ़ना चाहें, जिनका छूट गया था, वो 11:30 बजे वाला भी बैच क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोगों की बात हो रही है तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यस, क्या है? क्या कह रही हैं? एसी नहीं है मतलब? रीजनिंग क्या, रीजनिंग की क्लास करनी है? चलती तो है, बंद आप ही का बंद हो गया। आप ही हैं क्या ये? आपका भी बंद हो गया, ठीक है। आप लोगों की समस्या हम दूर कराते हैं। अशफाक सर को आप लोग नोट करके दीजिए, एडमिशन कब का है, इसको चालू करवाते हैं। अलजबरा की शीट हिंदी में अपलोड करवा दीजिए, टेलीग्राम पर हार्ड कॉपी निकलवाना है। सत्यम कुमार अग्रहरी कह रहे हैं हिंदी में। अलजबरा में कौन सी हिंदी भाई जरूरत थी बताइए? उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये किसकी हिंदी की जरूरत कहाँ है? कहीं इंटीजर लिख दिया मतलब पूर्णांक, इतना तो इंग्लिश आनी चाहिए ना आपको, हिंदी आनी चाहिए। ये सब सत्यम नहीं करवाऊंगा, वो उतनी चीजें सही हैं। अब उतनी इंग्लिश नहीं जान रहे सत्यम, फाइंड द वैल्यू, अब तो फिर कैसे तैयारी होगी? मेहनत करिए। टिग्नोमेट्री चल चुका है इस बैच में, लॉकडाउन में। अच्छा, लॉकडाउन में टिग्नोमेट्री चल चुका है? नहीं, मेंसुरेशन चला था। लास्ट में PS3 बचा था, मेंसुरेशन बचा था, उसको मैंने YouTube पे कंप्लीट कराया। टेलीग्राम पर नहीं है, बहुत ढूंढा। इंग्लिश वाला ही शीट है, हिंदी वाला है नहीं। चलिए बच्चों, फाउंडेशन बैच में बच्चों सहयोग करें आप। आज सभी लोग जाकर एक एक बच्चों को भेज दें। अभी काम नहीं कंप्लीट हुआ हमारा। क्या हो गया? इनको क्वेश्चन समझा रहे हैं क्या? समझा दीजिए, बता दीजिए। चलिए बच्चियां जाइए आप लोग, हो गया समय। अगली क्लास प्रॉफिट लॉस की है। बच्चियां जाइए। समझ में आया सब आप लोगों ना? कोई प्रॉब्लम? कल PS तेजी से कंप्लीट कराऊंगा। मेंसुरेशन 11:30